हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका है मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपका यूनिट नंबर 4 है और ये इस यूनिट में सिर्फ आपका जो ये चैप्टर है फोर्थ यूनिट में ये सिर्फ एक ही चैप्टर है और इसी के साथ आपकी क्या है फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, बाजार संरचना किस प्रकार की होती है, मार्केट क्या होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम उसका आंसर जो है फाइंड करने की कोशिश इसके अंदर हम करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है कि व्हाट इज़ मार्केट, यानी कि बाज़ार क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बाज़ार क्या है या मार्केट आपका क्या होती है। अगर हम नॉर्मली देखें या अगर हम साधारण तौर पर बात करें मार्केट की या बाज़ार की, तो वो एक ऐसे प्लेस की हम बात करते हैं जहाँ पर किसी गुड्स के क्या हों बायर्स, यानी कि किसी गुड्स को जो ख़रीदने वाले होते हैं बायर्स वो, और सेलर्स यानी कि उस गुड को बेचने वाले लोग। यहाँ पे हम इसको कहते हैं क्रेता और ये हमारे पास होते हैं विक्रेता। कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी वस्तु को बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर ऐसे स्थान को हम बोलते हैं मार्केट या बाज़ार। ये एक सिंपल जो सेंस है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो सेंस है, जो मार्केट का मतलब है, वो थोड़ा इससे ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा इनका मतलब ये है कि मार्केट सिर्फ कोई एक आपका जोग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, बल्कि इसके अंदर वो सारा एरिया भी आता है जहाँ पर किसी गुड्स, जो कोई भी आपके पास गुड है, उस एक्स गुड के को सेल करने वाले यानी कि जो आपके पास सेलर्स होते हैं वो, और जो बायर्स होते हैं वो अवेलेबल हों, चाहे वो आपका फ़िज़िकली फ़ेस टू फेस हो, जिसको हम बोलते हैं कि आप किसी बाज़ार में जाएं और वहाँ से आप चीज़ें परचेज़ करें, या आपकी ऑनलाइन सेलिंग हो। क्योंकि आप जब अगर हम बात करें फ़िलहाल की, तो अब आप क्या है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये भी क्या है, ये एक टाइप के मार्केट का ही टाइप है। ये एक प्रकार से आपका जो बाज़ार है वही है। दूसरा जैसे आपका बीपीओ होते हैं। बीपीओ मतलब कि कई बार आपके जो फ़ोन है उसके ऊपर कॉल आते होंगे कि बैंक से कि आप लोन ले लीजिए, या कोई प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाता है आपको कि हमारी कंपनी ने नया प्रोडक्ट निकाला है, तो आप इस प्रकार की चीज़ें जो आपके फ़ोन पे आपको ऑफ़र की जाती हैं। तो वो भी आपका क्या है एक प्रकार से मार्केट होती है। तो मार्केट आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है, टेलीफोन पे भी हो सकती है, टेलीग्राम पे भी हो सकती है, व्हाट्सएप पे अगर आप कोई चीज़ आपको सेल की जा रही है तो व्हाट्सएप भी एक तरीके से क्या है मार्केट है। तो मार्केट एक वो प्लेस या वो एरिया होता है कंप्लीट जहाँ पर किसी गुड्स को सेल या परचेज किया जाता है। तो ऐसे प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मार्केट ए डज नॉट रेफर एनी जोग्राफिकल एरिया। कि मार्केट जो है सिर्फ कोई जो भौगोलिक क्षेत्र है हम उसी की बात नहीं करते। कि सिंपल सेंस में तो हम बोल रहे हैं कि कोई आपका मार्केट क्या है एक एरिया है। जैसे अगर हम बात करें सोना की, तो सोना की अगर आप मार्केट की बात करें तो वो क्या है एक जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर किसी गुड्स को या तो बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है। और इसके क्या है दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर कि यहाँ पर गुड्स के क्या है बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, तो दोनों अवेलेबल हैं। ये तो एक सिंपल सेंस में हो गया कि जैसे आपका कोई शॉपिंग मॉल हो गया, जैसे गुड़गांव में बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, तो वहाँ पर आप उसको क्या कहेंगे कि वो एक मार्केट है। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक सेंस में, तो वो मार्केट नहीं है बल्कि मार्केट का एक पार्ट है। तो जोग्राफिकल जो एरिया है वही मार्केट नहीं होता जहाँ पे किसी गुड्स को सेल किया जाता है, बल्कि वो सारा एरिया होता है जहाँ पर किसी गुड को या तो ख़रीदा जाएगा या बेचा जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चाहे आपका व्हाट्सएप पे हो टेलीग्राम पे हो, चाहे जैसे भी हो। तो सारे एरिया को हम बोलते हैं मार्केट। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की कि एक जो बाज़ार होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, तो विशेषताओं के अंदर क्या है, सबसे पहले आपका एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र। कि आपका इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है एक पर्टिकुलर जो प्लेस है उसी को नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ पे आपका ये जो बायर और सेलर जो हैं वो बहुत ही बड़े पार्ट में फैले हुए होते हैं, और ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
तो एक पूरा बड़ा एरिया जो है उसी को हम क्या है मार्केट बोलते हैं। दूसरा, मार्केट के अंदर क्या है सेलर्स और बायर्स दोनों होने चाहिए कि जो आपके बाज़ार है उसके अंदर क्रेता भी हो और विक्रेता, ये दोनों का अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। से कोई भी एक नहीं होता है कि अगर क्रेता नहीं है और सिर्फ बाज़ार में क्या है किसी गुड्स के जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वह सेलर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है मार्केट हम उसको कंप्लीट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गुड्स भी है और सेलर्स भी है, लेकिन को अगर ख़रीदने वाला ही नहीं है तो कभी भी जो गुड्स है वो आपके ख़रीदे नहीं जा सकते। दूसरा, अगर आपके पास क्रेता हैं लेकिन गुड्स को बेचने वाले ही नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी जो आपकी मार्केट है वो कंप्लीट नहीं होती। तो किसी भी मार्केट को अगर कंप्लीट होने की अगर हम बात करें तो वो ऐसी कंडीशन के अंदर होगी जहाँ पर जो आपके सेलर्स और बायर्स दोनों मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ये एक आवश्यक जो चीज़ है वो है मार्केट के लिए। दूसरा, इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि वन कम्युनिटी होनी चाहिए, कि कोई एक जो वस्तु है वो बाज़ार में ज़रूर हो। कि अगर मान लीजिए आपके पास बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों किसी गुड्स को सेल या परचेज नहीं करते, यानी कि अगर कोई जो गुड्स है वो अवेलेबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इन दोनों का होने का कोई भी मतलब जो है वो बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी गुड नहीं होगी तो कोई भी सेल या परचेज उस तरीके से नहीं की जा सकती। जैसे अगर आपका जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे वीट मार्केट हो गई। वीट मार्केट से मतलब जो गेहूं की मंडियाँ हो गई वो। शुगर मार्केट यानी कि जो आपकी चीनी के बाज़ार हो गए वो। मतलब कोई ना कोई गुड्स आपकी मार्केट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आता है फ्री कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। यानी कि आपका जो सेलर्स और बायर्स हैं वो उनका जो रेट है वो आपका जो कीमत है वो आपकी निर्धारित होनी चाहिए उसकी डिमांड और सप्लाई से। तो उस प्रकार की चीज़ें मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होंगी तो हम उस प्लेस को हम बोलेंगे क्या, मार्केट। कि जहाँ पर ये चारों कंडीशन हो कि आपका एक एरिया भी होना चाहिए, उसके बाद एक आपके पास बायर्स और सेलर्स भी हों, एक कम्युनिटी भी हो, और आपका फ्री कंपटीशन जहाँ पर होता है, हम ऐसे एरिया को हम बोलते हैं मार्केट। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ मार्केट की, कि बाज़ार के प्रकार क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, इसके बाद जो हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। और फिर हमारे पास आता है एक एकाधिकारी या एकाधिकार बाज़ार, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली। फर्स्ट हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, और एक हमारे पास है मोनोपोली। एक एक करके हम इसकी डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। तो पहले जो है ब्रीफली यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है वो मार्केट की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जो कि आपके एक होमोजीनियस गुड्स को सेल करते हैं। यानी कि ये जो आपकी मार्केट है ये क्या है कि यहाँ पर आपकी क्या है अधिक क्या है बायर्स यानी कि आपके विक्रेता होते हैं, और अधिक आपके क्या हैं सेलर्स होते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ये आपका क्रेता और विक्रेता क्या है यहाँ पर बड़ी मात्रा में होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर को हम बोलते हैं क्या, क्रेता। ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आपके पास होंगे। सेलर्स, जिसको लार्ज नंबर ऑफ विक्रेता आपके पास होते हैं। और एक होमोजीनियस गुड्स को हम बोलते हैं समरूप वस्तु। अब ये एक एक चीज़ जो है मैं इसको डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम इसको नॉर्मली जो है आप एक बार सुन लें। दूसरा, उसके बाद हमारे पास आती है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें जो हमारे पास एक आती है ये आपके पास है एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकारी बाजार, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद आपके पास ओलिगोपोली है, जिसको हम बोलते हैं अल्पाधिकारी प्रतियोगिता या अल्पाधिकारी बाजार। और एक हमारे पास है द्वाधिकार प्रतियोगिता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिओपोली। तो अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स
यानी कि अधिक संख्या में आपके क्या हों, क्रेता हों, और जो आपके पास सेलर्स होते हैं वो भी क्या है आपके अधिक संख्या में होते हैं, यानी कि आपके पास जो विक्रेता है वो भी अधिक संख्या में है, और जो आप प्रोडक्ट है वो डिफरेंटिएट प्रोडक्ट आपके पास होते हैं, यानी कि विभेदी कर्ण पर वस्तुएं, विभेदीकरण वस्तुएं जो आपके पास होती हैं वो क्या होती हैं, इनकी हम जो है आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ओलिगोपोली मार्केट, जिसके अंदर आपके पास क्या है लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। इसके अंदर क्या है आपके कुछ एक क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं, सेलर्स होते हैं, और आपके जो क्रेता होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, यानी कि अधिक क्रेता होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिओपोली, जिसके अंदर क्या है हमारे सिर्फ 2 ही सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, कि ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर क्या है 2 विक्रेता होते हैं, 2 विक्रेता और अधिक क्या होते हैं आपके पास क्रेता। ये एक ऐसी मार्केट होती है। उसके बाद हमारे पास मोनोपोली है। मोनोपोली मार्केट आपके पास क्या होती है, जहाँ पर आपका एक सिंगल सेलर्स होता है, और ये क्या है एक ऐसे गुड्स को सेल करता है जिसका कोई भी क्लोजली सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यहाँ पर क्या है एक विक्रेता होता है, एक विक्रेता होता है और अधिक क्या होते हैं क्रेता, यानी कि जो गुड्स को बाय करेंगे वो एक लार्ज नंबर के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। ये परफेक्ट कंपटीशन आपकी कौन सी मार्केट होती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपकी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या है आपका किसी गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आपके पास होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर किसी वस्तु के किसी होमोजीनियस गुड्स के, यहाँ पे एक और चीज़ हम जो याद रखेंगे कि वो होमोजीनियस गुड्स के क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो किसी समरूप वस्तु के, ये क्या है, किसी समरूप वस्तु के अधिक मात्रा में विक्रेता और क्रेता होते हैं, तो ऐसी बाजार स्थिति को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और ये ऐसी एक मार्केट होती है अगर जिसके अंदर क्या है कोई भी एक सिंगल जो सेलर्स होता है, कोई भी एक सिंगल सेलर या कोई भी एक सिंगल बायर, यानी कि कोई भी एक क्रेता या विक्रेता के अंदर इतनी पावर या इतनी शक्ति नहीं होती कि वो पूरी की पूरी जो बाज़ार है उसके अंदर कीमत को प्रभावित कर सके। कीमत को प्रभावित वो नहीं कर सकता, यानी कि प्राइस को वो क्या है इफ़ेक्ट एक सिंगल सेलर या बायर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपके प्राइस के जो गुड्स के प्राइस है उसका जो डिटर्मिनेशन है वो आपका इंडस्ट्री यानी कि उद्योग द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो फर्म होती है वो क्या है, सिर्फ प्राइस टेकर होती हैं और प्राइस मेकर नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी फर्में हैं और जो आपकी काम कर रही हैं फर्में वो क्या है लार्ज नंबर पे, यानी कि वो क्या है लार्ज जब होंगी, यानी कि अगर मान लीजिए 1000 फर्में हैं जो कि किसी होमोजीनियस गुड्स, यानी कि अगर मान लेते हैं आपके पास किसी एक मोबाइल फ़ोन का अगर वो जो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो अगर इनमें से एक फ़र्म आपकी चली भी जाएगी तो भी जो आपके पास 999 फर्में हैं वो इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो किसी एक फर्म के आने या जाने से मार्केट के ऊपर जो है फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या है कोई भी एक जो सिंगल फर्म है वो मार्केट की जो कीमत है, जो बाज़ार की कीमत है उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। तो जो बाज़ार की कीमत का जो निर्धारण होता है यहाँ पर वो आपका होता है डिमांड और सप्लाई से, यानी कि मांग और पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे के बराबर होंगी तो उस स्थान पर हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपका
प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। कि जैसे अगर हम बात करें कि जब हमने पूरा अभी तक सिलेबस जो पढ़ा है उसके अंदर ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि आपके पास क्या होती हैं, नीचे हम क्वांटिटी ले लें और यहाँ पर अगर हम प्राइस लेते हैं तो हमें पता है कि ये हमारे पास डिमांड कर्व होता है इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या है, सप्लाई कर्व। तो अगर इस ए पॉइंट की हम बात करें तो ए पॉइंट के ऊपर क्या है, हमारा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि मांग और पूर्ति एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसे स्थान पर हमारा क्या है, प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अगर जहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल हैं इस ए पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो पी है और क्वांटिटी जो है आपकी ओ क्यू है। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास इसके अंदर होती है। यहाँ पर जो एक चीज़ आप याद रखेंगे वो ये है कि आपका जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड और एवरेज रिवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं प्राइस कर्व, इज़ इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, देयर डी डी इज़ पैरेलल टू ओ एक्स विद सिग्निफिकेंट ए आर और एम आर। ये यहाँ पे बेसिकली आपका क्या कह रहा है कि जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर आपके पास क्या है, ए आर और एम आर एक दूसरे के इक्वल आपके पास होते हैं, ए आर इक्वल टू एम आर। ये कंडीशन इसके अंदर हम मान के चलते हैं। अब ये ए आर और एम आर एक दूसरे के इक्वल क्यों होती है, इसको हम एक बारी समझते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, जो स्क्रीन है इसको एक बारी ब्लैंक स्क्रीन पे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न जो है कि सबसे पहले हम लेते हैं आपकी क्वांटिटी, फिर हम लेते हैं प्राइस, और फिर हम ले लेते हैं टोटल रिवेन्यू, और एक हमारे पास जो है वो एवरेज रिवेन्यू है, सॉरी आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू, और साथ में चलिए हम आखिरी में लिख लेते हैं हमारे पास एवरेज रिवेन्यू। कि आप जब एक क्वांटिटी आप सेल करेंगे तो उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपीज़ है, तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितनी आती है, 10 के इक्वल। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको टी आर निकालना है तो टी आर हम कैसे निकालते हैं, पी इंटू में क्यू, यानी कि जब आप कीमत को अगर आप मात्रा के साथ जो है गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आपके पास आता है टोटल रिवेन्यू। उसके बाद आपकी जो कीमत है वो हमारे मान ली फिक्स की, आपकी जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत सभी फर्मों के लिए कितनी रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए आप 2 क्वांटिटी अगर सेल करते हैं तो भी आपकी कीमत कितनी है, 5। तो सॉरी यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट आएगी, ये टोटल रिवेन्यू जो है आपकी ये आपके पास 5 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एक कीमत कितनी है 5 और क्वांटिटी आपने सेल करी है कितनी, 1। तो टोटल जो रिवेन्यू है वो आपके पास 5 के इक्वल है। दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि कीमत आपके पास 5 रुपये है और आप क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हैं, 2। तो टी आर आपके पास कितना आएगा, 10। थर्ड यूनिट आपके पास जब आपने सेल करी तो कीमत आपके पास 5 है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करते हैं तो हमारे पास जो टोटल रिवेन्यू आती है वो 15 के इक्वल आती है। 4 क्वांटिटी आपने सेल करी, कीमत आपके पास सेम 5 रुपीज़ है, तो आपके पास जो टोटल रिवेन्यू है वो किसके इक्वल है, 20 के। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कीमत कितनी आ जाएगी आपके पास, टोटल 25 के इक्वल। तो इससे क्या है, हम एम आर निकाल सकते हैं, और एम आर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि क्या होता है, कि एम आर हमारे पास होता है किसके इक्वल, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो अगर हम बात करें कि आपका अगर 10 माइनस 5 अगर हम करते हैं तो ये एम आर आपके पास 5 आता है। 15 माइनस अगर 10 करते हैं तो ये भी आपके पास 5 आएगा। 20 माइनस अगर हम 15 करें तो भी आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू कितना आता है, 5। 25 माइनस 20 तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो इस तरीके से हम चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा उसके बाद हमारे पास आता है ए आर, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रिवेन्यू, और एवरेज रिवेन्यू रखते हैं इसके अंदर कि आप क्या करें, टी आर डिवाइड बाय क्यू, कि टोटल रिवेन्यू को आप डिवाइड कर दें क्वांटिटी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज रिवेन्यू। तो ये हमारे पास है टी आर, और क्वांटिटी के साथ हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, हम वो देख लेते हैं कि अगर हम बात करें 5 डिवाइड बाई 1 तो हमारे पास एवरेज रिवेन्यू आती है 5। उसके बाद 10 को हम डिवाइड कर दें किसके साथ, 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद हमारे पास क्या है, 15 है, 15 को डिवाइड कर दे अगर 3 के साथ
तो भी हमारे पास क्या है 5। उसके बाद 20 डिवाइड बाय 4 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। 25 डिवाइड बाय 5 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। यानी कि जब हमने टोटल रिवेन्यू को डिवाइड करा किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास क्या आ गई एवरेज रिवेन्यू, यानी कि औसत जो आपके पास आय है वो आ गई। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास MR है वो भी 5 है और जो हमारे पास AR है वो भी हमारे पास क्या है 5। यानी कि दोनों ही कंडीशन के अंदर आपकी जो एवरेज रिवेन्यू है और जो आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू है वो एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट ईयर आया था आपके एग्ज़ाम में कि आपका जो AR और MR जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपका एक दूसरे के इक्वल क्यों होता है। तो उसका रीज़न है ये कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है। तो इस तरीके की जो आप टेबल है उस टेबल को आप बना के बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो प्राइस बोल लीजिए, इसको आप AR को हम प्राइस भी बोल सकते हैं कि वो आपका इक्वल होता है किसके MR के। और अगर हम इसके कर्व की बात करें तो इसका जो कर्व है वो किस प्रकार से बनता है, तो ये आपके पास क्या है O एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और OY एक्सिस के ऊपर हमने AR और जो हमारे पास MR है उसको लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं AR इक्वल टू MR कि जब आपकी चाहे जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो एक दूसरे के क्या है इक्वल आपके पास होती हैं। तो ये इसका रीज़न है। तो आप एग्ज़ाम में इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बना के आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी अजम्पशन की कि इसके अजम्पशन क्या है या इसके फीचर्स क्या है, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि आपकी मान्यताएं या विशेषताएं क्या है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसकी। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कि यहाँ पे जो बायर और सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रेता और विक्रेता किसी गुड्स के जो हैं वो ज़्यादा संख्या में होते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, यानी कि छोटे छोटे आपके विक्रेता होते हैं जो कि मार्केट का एक छोटा सा पार्ट होते हैं। तो ये एक इसकी पहली विशेषता होती है कि कोई भी एक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए इस मार्केट के अंदर 1000 कोई भी सेलर्स अगर काम कर रहे हैं, तो कोई भी जो 1000 सेलर है वो कोई भी एक सिंगल सेलर मान लेते 1000 में से कोई एक निकल के आता है और वो ये कहता है कि मैं मार्केट के जो प्राइस है उसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो बढ़ा तो सकता है अपने इंडिविजुअल प्राइस, लेकिन उसकी खुद की डिमांड क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितनी भी बाकी फर्में हैं वो फर्में प्राइस को चेंज नहीं करेंगी। तो अगर ये जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है एक सिंगल सेलर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड है उसके ऊपर अनलिमिटेड चेंज आ जाते हैं। तो ऐसी बात कही जाती है कि कोई भी एक सिंगल सेलर या कोई भी एक सिंगल जो आपके पास बायर होता है, यानी कि जो आपके पास क्रेता होता है, वो मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी या इतनी उसके पास क्षमता नहीं होती कि वो मार्केट को प्रभावित कर सके। उसके बाद आता है होमोजीनियस गुड्स, कि जो आपके पास गुड्स सेल की जाती है इस मार्केट के अंदर वो क्या होती है, आपके पास होमोजीनियस गुड्स होती है, जिसको हम बोलते हैं समरूप वस्तु। तो समरूप वस्तु आपके पास इसके अंदर आती है। तो समरूप वस्तु के अंदर इसके अंदर क्या है आपका, कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे दो गुड्स हम ले लेते हैं, एक आपके पास गुड ए है और एक आपके पास गुड बी है। तो अगर हम ए गुड की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, मोबाइल फ़ोन का, कि दोनों ही आपके पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। और ये जो दो मोबाइल फ़ोन है इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो ए कंपनी है, इसको हम नाम देते हैं ए की जगह आप इसको नाम दे दीजिए कि ये आपके पास वाई कंपनी है और ये क्या है, जेड कंपनी है। लेकिन जब इन दोनों मोबाइल की बात करी जाती है तो ये दोनों मोबाइल क्या हैं, सेम होते हैं 100%, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का जो है वे अंतर नहीं पाया जाता। ये 100% एक दूसरे के क्या होती हैं, सेम होती हैं। चाहे हम इसके साइज़ की बात करें, चाहे हम इनके कलर की बात करें,
चाहे हम जो इनका वेट है उसकी बात करें, चाहे हम इसके प्राइस हैं उसकी बात करें, तो अगर इन दोनों फर्मों के जो ये दो अलग अलग जो फर्में हैं जो मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, ये 100% एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम होते हैं। कि अगर ये जो फर्म बना रही है, अगर इसकी जो प्राइस है अगर वो 100 रुपये है, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके प्राइस भी आपके पास क्या होंगे, 100 रुपये होंगे। तो दोनों ही फर्में क्या है, आपकी एक होमोजीनियस गुड्स को सेल कर रही होती है मार्केट के अंदर, जो कि हर प्रकार से आपका जो गुड है वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर आपके पास होते हैं। तो ऐसी गुड्स आपकी सेल की जाती है। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट नॉलेज, कि जो आपके पास बायर्स और सेलर्स होते हैं उसके पास क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है बाज़ार का, कि बायर को पता होता है, यानी कि जो क्रेता होता है उसको पता होता है कि जो बाज़ार है उसके अंदर किसी गुड्स के प्राइस क्या है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो ख़रीदता है। ना तो इस प्राइस से वो ज़्यादा प्राइस पे करेगा और ना ही इससे कम प्राइस वो पे कर सकता है। इसी प्रकार से आपके पास जो विक्रेता होता है उसको भी ये पता होता है कि बाज़ार में जो किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो कितनी है, और उसे सारी चीज़ों का जो है बाज़ार में पता होता है, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग क्या है चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद आता है फ्री एंट्री और एग्ज़िट, कि आपकी जो फर्म है कोई भी, वो कभी भी मार्केट के अंदर प्रवेश कर सकती है और कभी भी मार्केट को वो छोड़ सकती है, उसके पास ये स्वतंत्रता होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फर्म है वो एक छोटी सी फर्म वहाँ पे स्मॉल फर्म होती है, जिसके किसी एक फर्म के एंट्री करने से या एग्ज़िट करने से बाज़ार की जो स्थिति है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी फर्म मार्केट में कभी भी एंट्री कर सकती है और कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकती है। उसके बाद फ्री फ्रॉम चेक्स, के जो आपके पास बायर और सेलर्स होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम एनी चेक्स और restrictions with regard of their buying or selling any product. There is no agreement between buyer and seller in respect of production, quantity, price of food, or nor having buyer any attraction by particular seller. Government impose no restrictions in this matter. कि ये एक बाज़ार की ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर बायर यानी कि जो आपके पास क्रेता और विक्रेता हैं उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, कि कोई भी जो बायर है वो किस प्रकार की चीज़ें खरीदेगा, किस प्रकार का वो उत्पादन खरीदेगा, उस उत्पादन की क्वालिटी क्या होगी, या उस उत्पादन के जो प्राइस हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बायर या सेलर के बीच में नहीं होता है। और जो बायर है उन्हें अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी पर्टिकुलर सेलर के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं की जाती है, जो विज्ञापन है वो नहीं दिए जाते हैं, टीवी के ऊपर जो आपके पास एड्स आती है वो नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बाज़ार के अंदर जो गुड्स सेल की जाती है वो आपके पास होमोजीनियस गुड्स है, और अगर वो होमोजीनियस गुड्स यानी कि समरूप वस्तु है, तो बाज़ार में हर एक जो आपके पास सेलर है वो एक जैसी गुड्स जो है वो सेल करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी को हम बोलते हैं कि जो आपके पास गुड्स होते हैं एक से दूसरी मार्केट के अंदर वो इजीली क्या है जा सकते हैं। कि अगर आप सोना में रहते हैं तो सोना के अंदर आप कोई भी गुड्स बनाकर आप उसे गुड़गांव की जो मार्केट है उसके अंदर आप सेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको गुड़गांव में ना सेल करके आप उसको जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस गुड को सेल कर सकते हैं। इजीली गुड्स और जो सर्विसेज है वो एक से दूसरे एरिया के अंदर जा सकती हैं। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि यहाँ पे जो हम ये बात मानते हैं कि जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि जो आप एक से दूसरी जगह के अंदर जो सामान लेके जाना चाहते हैं उसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, उसकी कोई भी लागत नहीं आती है। हम ये मान के चलते हैं कि आप जो सोना में प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सोना का जो प्रोडक्ट है उसको आप सोना में या अगर आप गुड़गांव में लेके जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो कॉस्ट है आपकी नहीं आएगी उसको लेके जाने में। तो ऐसा यहाँ पे माना जाता है। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, की कोई भी जब एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है यानी कि कोई भी आपके पास क्या है विक्रय लागत यहाँ पर नहीं होती है, विक्रय लागत यहाँ पर नहीं पाई जाती है।
इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी पैसा जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च नहीं किया जाता। यानी कि अगर मान लीजिए आप क्या है कि किसी कोल्ड ड्रिंक का अगर आप कोल्ड ड्रिंक जो है अगर वो बना रहे हैं तो आपको किसी भी एक्टर से उसकी जो है वो ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाज़ार में आप जैसी जो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत सारी फर्में बना रही होती हैं, ए बी सी डी, इस प्रकार की जो फर्में हैं वो मार्केट के अंदर क्या है प्रोडक्ट ऑलरेडी आपका जैसा जो है सेम प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है वो नहीं पड़ती। सेम प्राइस यानी कि जो आपकी वस्तु की कीमत है वो समान होती है। यानी कि जितने भी मार्केट के अंदर सेलर होते हैं सभी जो गुड्स को सेल कर रहे होते हैं वो सभी के सभी क्या है एक ही प्राइस ले रहे होते हैं कि आपके पास ए बी सी और डी ये क्या है 4 अलग अलग फर्में हमारे पास है। तो जो गुड्स आप बना रहे हैं इसके प्राइस सभी के लिए क्या होते हैं इक्वल ये होते हैं, क्योंकि कोई भी जो फर्म है वो एक सिंगल फर्म प्राइस का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकती। जो फर्में होती हैं वो सिर्फ प्राइस को टेकर होती हैं, यानी कि वो सिर्फ प्राइस को लेंगी, वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती। जो गुड्स की कीमत है उसको निर्धारित करने की जो फर्म है उसके अंदर ताकत नहीं होती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मार्केट आती है उसको हम बोलते हैं क्या, एकाधिकार मार्केट, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट या एकाधिकार बाजार आपका पास क्या होता है। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट की कंडीशन होती है जहां पर किसी भी गुड्स का एक क्या होता है सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर हमारे पास होते हैं। यानी कि आपके पास विक्रेता हमारे पास होता है, एक विक्रेता और अधिक संख्या में हमारे पास क्या होते हैं क्रेता होते हैं। और जो गुड्स यहाँ पर सेल करी जाती है उस गुड का कोई भी क्लोजली सब्स्टिट्यूट यानी कि कोई भी निकटतम जो है आपके पास प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती कि आप उस गुड को क्या है सब्स्टिट्यूट कर पाए किसी गुड्स के साथ। तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जहाँ पर किसी भी एक गुड्स का जो है सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। जैसे अगर हम यहाँ पे जो इसमें एग्जांपल लिया गया है वो एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। कि अगर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो किसके द्वारा की जाती है, जो लाइट आपके घर में आती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट की उसके ऊपर क्या है एक तरीके से मोनोपोली होती है और बाज़ार के अंदर कोई भी जो और फर्म है वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट की वहाँ पर क्या है मोनोपोली है। दूसरा इसका एक जो एग्जांपल और बहुत ही अच्छा है वो है आपका रेलवे का, कि जो रेलवे है वो भी किसके द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट की इसके ऊपर क्या है एक तरीके से फुल्ली मोनोपोली है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट फर्म जो है वो अपनी स्पेशल ट्रेन नहीं चला सकते। अगर आप भी चाहें और आपके पास पैसे भी हों तो भी आप जो है अपनी खुद की ट्रेन नहीं चला सकते। दूसरा यहाँ पर जो फर्म होती है वो फर्म ही अपने आप में क्या है इंडस्ट्री का काम करती है। जो आपके पास फर्म है वही आपकी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग होगा। क्यों? क्योंकि जब एक फर्म ही है और जो भी सारे डिसीजन है वो यही फर्म लेगी तो यही क्या है इंडस्ट्री की तरह बिहेव करती है, कोई भी अलग से इंडस्ट्री इसके अंदर नहीं होती है। तो आपकी जो फर्म है वही क्या है प्राइस मेकर होती है, यानी कि जो आपके पास कीमत का निर्धारण है वही इस फर्म के द्वारा आपका किया जाता है। तो ये एक मार्केट की ऐसी कंडीशन आपके पास होती है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो इसका फीचर क्या होते हैं, इसकी जो अजम्पशन है वो क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं विशेषताएं और मान्यताएं आपकी क्या है मोनोपोली मार्केट की। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है वन सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर, कि आपके पास एक विक्रेता होता है और किसी गुड्स के जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में उसके क्रेता होते हैं। कि फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो हम कैसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी हमने एग्जांपल लिया था रेलवे का, कि रेलवे क्या है एक तरीके से मोनोपोली है। और मोनोपोली है तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या है एक सिंगल सेलर होता है। और इस सिंगल सेलर अगर हमारे पास है तो और उसके बाद हमारे पास जो बायर है, बायर जो है वो आपके पास लार्ज नंबर होते हैं।
लार्ज नंबर ऑफ बायर हमारे पास होते हैं। तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। उसके बाद हमारे पास आती है कि मोनोपोली इज़ एन इंडस्ट्री, कि जो आपके पास फर्म होती है वही आपका क्या है, इंडस्ट्री की तरह काम करती जो है। आप इंडस्ट्री जो है आपकी इंडस्ट्री आप यानी कि इंडस्ट्री आप अलग से नहीं दिखा सकते कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन स्टडी ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रेलवे है, तो रेलवे किसके द्वारा चलाई जाती है? रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर रेलवे अपने आप में ही एक क्या है, एक फर्म भी है और एक इंडस्ट्री भी है। तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री या फर्म के अंदर जो अंतर है वो नहीं कर सकते, जो आप उद्योग और जो फर्म है उसके अंदर अंतर आप नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, कि जो आपके पास नई जो फर्में हैं, क्या है, नई जो आपके पास फर्में होती हैं वो मार्केट के अंदर क्या है, एंट्री नहीं कर सकती, मार्केट के अंदर जो प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यानी कि जैसे अगर मैंने अभी आपको बात बताई थी कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसे भी हों तो भी आप जो रेलवे है उसके अंदर आप अपनी खुद की जो ट्रेन है वो नहीं चला सकते। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी आप क्या है जनरेट करके आप उसको मार्केट के अंदर सेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ है पेटेंट राइट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, यानी कुछ कानून होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक और स्केल की, यानी कि जो यहाँ पर रेलवे है या कोई बड़ी फर्म जो है उसको बहुत सारी इकोनॉमिक और स्केल मिल रही होती हैं, जो कि मार्केट के अंदर नई जो फर्म है उसको एंट्री करने नहीं देती। उसके बाद हमारे पास आता है कि नो क्लोज सब्सिट्यूट, की जो यहाँ पे जो गुड्स आपकी सेल की जाती हैं उसका कोई भी क्लोजली सब्सिट्यूट नहीं होता है। जैसे सब्सिट्यूट गुड्स वो होते हैं, जैसे हमारे पास एक कॉफ़ी और टी का एग्जांपल हम नॉर्मली लेते हैं कि कॉफ़ी और टी को क्या है, आप एक की जगह दूसरे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की या अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे या इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास कोई भी क्लोजली सब्सिट्यूट गुड्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी गुड्स यहाँ पर सेल की जाती है। उसके बाद प्राइस मेकर, की जो फर्म है उसी के द्वारा जो कीमत है वो निर्धारित करी जाती है, और जो कीमत का नियंत्रण है वो भी आपके पास मोनोपोलिस्ट जो है उसी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो आपके पास सप्लाई कर रहे हो उसका डिटर्मिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी सप्लाई करो आपका नहीं होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो इसको हम बोलते हैं कीमत विभेदीकरण, या कीमत विभेदीकरण क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए, बी और सी, ये आपके पास क्या है, तीनों आपके पास बायर्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है, वस्तु के क्रेता हैं। तो मोनोपोली अगर चाहे तो इन तीनों से क्या है, अलग अलग प्राइजेज चार्ज कर सकता है। कि इससे क्या है, मान लेते हैं आपके पास कोई गुड एक्स है जो क्या है एक मोनोपोली फर्म जो है वो बना रही है, तो इस एक्स गुड के जो प्राइस है वो अलग अलग क्रेता से अलग अलग लिए जा सकते हैं। कि इसी से इसके प्राइस 100, इसी से इसके जो बी है इससे 5000, और इसी से जो आपके पास सी है उसको ये गुड्स जो है वो फ्री में भी दी जा सकती है। ऐसा भी आपका जो मोनोपोली है वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है सेम गुड्स के लिए। क्यों? क्योंकि और कोई मार्केट में गुड्स अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर कोई भी क्लोजली सब्सिट्यूट इनका अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ सप्लाई करो, कि इसके अंदर जो आपके सप्लाई करो है वो नहीं होता है, और जो प्राइस और आपका आउटपुट का डिटर्मिनेशन है वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से किया जाता है। और उसके बाद आता है हमारे पास एक जो चीज़ है वो हम पीछे एक बार समझ लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे इसका जो AR और MR कर्व जो है आपका किस प्रकार से होता है। तो अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर आपके पास जो AR और MR कर्व है उसकी शेप आपकी किस प्रकार से होती है। ये हमारे पास क्या है, O एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, OY एक्सिस है। यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ पर हम लेते हैं क्या, AR और MR। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका MR कर्व होता है, और इस प्रकार से ये आपके पास क्या होता है, इसका AR कर्व होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इलास्टिसिटी की बात करें तो इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो आपकी
लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें इलास्टिसिटी लेस देन 1 की, तो वो किस कंडीशन में आपकी होती थी कि यहाँ पर हम क्वांटिटी लेते थे और यहाँ पर आप क्या लेते थे, प्राइस। तो अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, यानी कि अगर ये आपका डिमांड कर्व है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने से, कि आपके जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज होने से भी आपकी जो डिमांड है उसमें कम चेंज आपका होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी ये डिटेल में क्यों होता है उसकी स्टडी हम जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। वहाँ पर ये आपका जो पूरे तरीके से आपके मोनोपोली के अंदर प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है और इसके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत जो विभेदीकरण है वो कहाँ पर होता है, तो इन सारी चीज़ों की हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें रियल सिचुएशन की, यानी कि अगर हम आज के अपनी वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें, तो वास्तविक कंडीशन के अंदर जो मार्केट है वो आपकी इस तरीके की मार्केट पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। क्यों? क्योंकि कभी भी आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन है वो भी नहीं पाया जाता, और जो मोनोपोली प्रकार की जो मार्केट होती है वो भी कमी एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पास डेली लाइफ में जो एग्जांपल आते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन आपके पास आती है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की आपकी कंडीशन आती है। अगर हम बात करें इस इम्परफेक्ट कंपटीशन की, जो तो थ्योरी जो स्टार्ट करी गई थी, ये एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं मिसेस जॉन रॉबिन्सन। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी अपनी, इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन इंग्लैंड। तो ये बुक आप याद रखेंगे, ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं चैम्बरलिन, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन अमेरिका। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, तो ये बुक आप याद रखेंगे। तो चलिए फिर आज हम देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका क्या होता है। सबसे पहले जो कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या, एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता आपके एक मार्केट की ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या है, आपके बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, और वो क्या है, डिफरेंट गुड टाइप की जो गुड्स हैं उसको सेल कर रहे होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ बायर यहाँ पे आपके अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी वो आपकी रहेगी कि जो प्रोडक्ट, जो यहाँ पे आपके गुड या जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, डिफरेंटियंस प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि वस्तु विभेद इसके अंदर पाया जाता है। तो एकाधिकारी जो प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, वो एक मार्केट की ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक जो आपके पास प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो आपके पास गुड्स होते हैं उसको सेल करने के लिए आपके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, बायर्स, और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेलर। तो मार्केट की ये एक ऐसी कंडीशन आपके पास होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए मार्केट स्ट्रक्चर in which there are many sellers of a commodity, but the product of each seller different from the other sellers is one respect or others। के बाज़ार की एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आपके पास क्या है, कोई एक जो आपके पास सेलर होते हैं वो एक ऐसी गुड्स को सेल कर रहे होते हैं जो कि हर एक सेलर के गुड्स से आपकी किसी ना किसी प्रकार से वो अलग आपके पास होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस हो सकता है किसके अंदर, इसका जो ब्रांड है, ब्रांड के नेम के अंदर डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडमार्क के अंदर डिफरेंस हो सकता है, शेप के अंदर डिफरेंस हो सकता है, कलर या आपकी जो क्वालिटी है उसके अंदर इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसी गुड्स जो है उसको सेल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे आपके पास सोप्स होते हैं कि सोप जिसको हम बोलते हैं साबुन, तो साबुन या सोप जो आपके पास होते हैं उसमें आपके पास क्या हो सकता है, एग्जांपल
लक्स है तो लक्स का जो कलर है वो अलग होता है, इसका साइज़ अलग है, ब्रांड का नेम अलग है। उसी तरीके से आपके पास क्या है, लाइफ बॉय आपके पास आता है जिसका कलर अलग है, साइज़ अलग है, लेकिन है जो आपके पास काम है वो दोनों एक ही तरीके से करते हैं, दोनों ही आपके नहाने के काम आते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं जो ये वाला बाज़ार होता है इसको हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट आपकी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं आपकी क्या होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका लार्ज नंबर ऑफ फर्म एंड बायर, कि इसके अंदर जो गुड्स होते हैं वो आपके पास एक गुड जो होता है जिसका आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आपके पाए जाते हैं, तो उसको सेल करने के लिए आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर यानी कि आपके पास जो विक्रेता होते हैं वो बड़ी संख्या में आपके पास होते हैं। दूसरा जो बायर यानी कि क्रेता होते हैं वो भी आपके पास अधिक संख्या में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की, यानी कि वस्तु विभेदीकरण जो है आपके पास इसके अंदर पाया जाता है। वस्तु विभेदीकरण का जो मतलब है मैं आपको अगर बताऊं तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो आपके पास कोई भी गुड होता है, जितने भी आपके पास सेलर होते हैं, मान लेते हैं आपके पास ए, बी और एक सी आपके पास सेलर है, और ये तीनों ही क्या है, जो शॉप है उसको सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके जो शॉप है, अगर इनका जो है साबुन जो है सेल कर रहे हैं, इनका जो साइज़ है वो साइज़ हर एक का क्या है, डिफरेंट साइज़ होता है, या इनका जो कलर होता है तीनों का, उस कलर के अंदर जो है रंग जो होता है उस तीनों का वो अलग अलग डिफरेंट पाया जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपका जो ये है वो लक्स का साबुन जो है वो आपका सेल कर रहा होता है, ये आपके पास लाइफ जो बॉय है उसका साबुन जो है आपके पास सेल कर रहा होता है। इसी प्रकार से ये भी एक डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहा होता है। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग जो कंपनी है वो अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करती है। यहाँ पे जैसे आपका एग्जांपल लिया है, लक्स का है, गोदरेज है, हमाम है और रेक्सोना है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग जो शॉप्स हैं वो सेल किए जाते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, जिनका यूज़ तो क्या है सेम होता है, लेकिन जो अलग अलग स्टाइल के वो हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग उनका हो सकता है, यानी कि जो कंपनियां उनको बनाने वाली हैं वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये गुड्स क्या है एक दूसरे के क्लोजली सब्सिट्यूट आपके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे लक्स है, तो लक्स का की जगह आप क्या है, गोदरेज आप यूज़ कर सकते हैं। लक्स की जगह जो गोदरेज का जो साबुन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप हमाम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है एक दूसरे के क्लोजली सब्सिट्यूट होते हैं, और जो इनको बढ़ाने वाली जो फर्म है वो अलग फर्म आपके पास होती है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट, के आपकी जो मार्केट है इसके अंदर कोई भी जो फर्म है वो कभी भी आ सकती है और कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकती है। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट की आपके पास जो विक्रय लागत होती है वो इसके अंदर पाई जाती है, कि जो गुड्स है इसके अंदर बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है किसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो विज्ञापन होते हैं आपके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च किया जाता है। कि अगर आप न्यूज़पेपर देखें, यानी कि अगर आप अखबार अगर आपके घर आता है वो देखें, सिनेमा हॉल्स में देखें, या जर्नल होता है, टीवी, रेडियो, इस तरीके की अगर आप चीज़ों को आप देखते हैं, तो अगर आप बात करें लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट आपके पास क्या है, जैसे यूट्यूब है। तो यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब के ऊपर जब भी आप कोई वीडियो जो है वो प्ले करते हैं, तो उस वीडियो प्ले करने से पहले आपके पास क्या है एक एडवर्टाइजमेंट आती है। वो एडवर्टाइजमेंट किस लिए होती है, ये आपके पास एक गुड की आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई जिसको आप खरीदें, ऐसी गुड्स की आपके पास क्या है एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। तो कब पॉसिबल होती है, जब आप ऐसी गुड को सेल कर रहे होते हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है सेलर्स के द्वारा, और अलग अलग ये गुड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो इन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइस कंट्रोल की, जो आपके पास जो कीमत का नियंत्रण है वो ज़्यादातर जो कीमत है वो डिसाइड करी जाती है फर्म के द्वारा खुद। लेकिन अगर हम बात करें इसकी अगर डिटेल में, तो कीमत जो नियंत्रण है वो जो बाज़ार के अलग अलग
जो सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे की मार्केट की स्थिति को देखकर अपनी जो कीमत नीति है वो बनाते हैं कि अगर मार्केट के अंदर ए और बी जो आपके पास दो क्या है ये फर्म काम आपके पास कर रही है, क्या है ए और बी फर्म जो है आपकी काम करती हैं, तो जब ए फर्म अपनी जो प्राइस है अपना जो कीमत है जब उसको निर्धारित करेगी तो हमेशा वो ध्यान रखती है बी फर्म के पास जो बी फर्म है इसकी वस्तु की कीमत या इसके जो प्राइस है वो किस प्रकार से है, तो इसको देख के ही जो है ए फर्म अपनी वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है। उसके बाद हमारे पास आता है लिमिटेड मोबिलिटी की, जो आपके पास गुड्स हैं वो एक से दूसरी मार्केट के अंदर एक लिमिटेड एक सीमित मात्रा के अंदर ही जो है जा सकते हैं। उसके बाद इम्परफेक्ट नॉलेज के अपूर्ण ज्ञान होता है इस मार्केट के अंदर, अपूर्ण ज्ञान कि आपके पास जितने भी मार्केट के अंदर सेलर या बायर होते हैं वो उन सभी के पास जो है मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं होता कि कितने मार्केट के अंदर जो बहुत सारी गुड्स हैं उसके प्राइस मार्केट के अंदर क्या चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ार के अंदर इतने डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं जो इजीली आप सभी के बारे में जो प्राइस है वो आप पता नहीं कर सकते कि मार्केट के अंदर किस गुड के प्राइस क्या चल रहे हैं। दूसरा नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता आपकी क्या होती है, ये आपने जो है टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपने इस प्रकार के देखे होंगे कि अगर आप किसी भी गुड्स को ख़रीदते हैं तो 1 केजी शुगर के साथ आपको 500 ग्राम या 200 ग्राम आपको 200 ग्राम आपको शुगर की जो है वो फ्री दे दी जाती है। तो ऐसी जो इस चीज़ की जो चीज़ें हैं इस प्रकार की उसको हम बोलते हैं फ्री या इसको हम बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं गैर कीमत कि बाज़ार में आप क्या है नए जो क्रेता है उनको आप अट्रैक्ट करने के लिए उनको अपने गुड्स को की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप उन्हें कुछ ऑफ़र देते हैं कि आप सर्फ एक्सेल के साथ में आपने क्या है एक नई साबुन आपने गिफ्ट कर दी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं कि आप जो है कोई भी गुड्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस गुड के साथ आप क्या कर देते हैं फ्री गिफ्ट आप जब दे देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप गुड्स के जो प्राइस हैं उसको आप चेंज नहीं कर रहे, बल्कि प्राइस की जगह आप क्या है और चीज़ें फ्री देकर जो बायर है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी आर अज्यूम्ड टू बी गिवन, कि जो भी आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गिवन होते हैं और उनके जो प्राइस है वो कांस्टेंट आपके पास होते हैं। डिमांड एंड कॉस्ट कर्व ऑफ ऑल प्रोडक्ट आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ग्रुप, कि जितने भी आपके पास बाज़ार में ग्रुप होते हैं जितनी फर्में होती हैं उन सभी के डिमांड कर्व एक दूसरे के इक्वल आपके पास होते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज़ जो हम समझेंगे वो ये है कि इसका डिमांड कर्व आपका किस प्रकार से होता है। तो इसके डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है एक ओ एक्सिस है और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम क्वांटिटी लेते हैं और ये हमारे पास क्या है ए आर और एम आर कर्व है। तो ये आपके पास इस प्रकार से इसका एम आर कर्व होता है और ये आपके पास क्या होता है ए आर कर्व आपके पास होता है। यहाँ पे जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो आपके पास होती है आपका ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इसकी ग्रेटर देन होती है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मार्केट आती है उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली मार्केट आपके पास क्या होती है, ये मार्केट की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके पास फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं, यानी कि आपके पास जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपके कुछ ही सेलर्स होते हैं लेकिन वो बड़े सेलर्स होते हैं। यहाँ पे जो विक्रेता होते हैं उनका आकार जो है वो बड़ा होता है, बड़े आकार के जो है आपके पास विक्रेता होते हैं जिनका बाज़ार के अंदर एक बहुत बड़ा सिचुएशन बहुत बड़ी पोजीशन उनके पास होती है। तो ऐसी मार्केट जहाँ पर जो बड़े सेलर्स होते हैं तो और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट, जिसको हम अल्पाधिकार बाज़ार बोलते हैं। इसके अंदर आपके जो गुड्स हैं वो होमोजीनियस
या डिफरेंशियल जो आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। कि अगर हम ओलिगोपोली का एक एग्जांपल लें तो इसके अंदर आपकी एयरलाइंस आती हैं जो हवाई जहाज़ की कंपनियां हैं वो, जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गई, जेट एयरवेज़ हो गया, सहारा एयरलाइंस जो एयरवेज़ है वो होगी। अगर हम ऑटोमोबाइल यानी कि अगर हम गाड़ियों की अगर हम बात करें तो इसमें तो मारुति सुजुकी आ गई, हिंदुस्तान मोटर्स आ गया, टाटा आ गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गई। तो ये क्या है, कुछ एक ही आपके पास फर्में होती हैं जो कि इस प्रकार के मार्केट के अंदर काम करती हैं। और इसी का एक जो टाइप आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं डिओपोली मार्केट। डिओपोली मार्केट के अंदर ये हम इसके अंदर यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं यानी कि अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करते हैं तो वहाँ पे हम डिओपोली की जो है वहाँ पे स्टडी करते हैं, जिसके अंदर किसी भी जो गुड्स है उसके दो सेलर्स ही होते हैं सिर्फ। तो ये दो सेलर्स एक गुड्स को सेल करते हैं, अलग अलग आपके हो सकते हैं ये। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो अगर हम बात करें ओलिगोपोली मार्केट की तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं और इसी को हम क्या है कुछ विषय फर्स्ट हमारे पास आता है फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स की। जो आपके पास होते हैं सेलर्स होते हैं वो कुछ होते हैं कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसके सेलर्स की नंबर जो है वो कितना हो सकता है, 3 4 5 6 कितना होगा, इसको हम यहाँ पे मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ फ्यू होते हैं, ज़्यादा इनकी संख्या नहीं होती। लेकिन अगर हम बायर की बात करें तो बायर आपके पास क्या है लार्ज नंबर में होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें 4 ही कंपनियां काम करती हैं ज़्यादातर, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, सेलो हो गई, टाटा हो गई। और ये क्या है, आपकी जितनी भी जो कार कंपनियां हैं वो लगभग 90% काम, जो जितनी भी कार देश के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है उसका 90% तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 कंपनियां ही आपका करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें होमोजीनियस और डिफरेंशियल गुड्स की, जो गुड्स है वो यहाँ पर होमोजीनियस भी आपके हो सकती है, जैसे आपके पास सीमेंट हो गया और हमारे पास क्या है स्टील हो गया। तो ये क्या है पूरे तरीके से आपका एक तरीके से होमोजीनियस गुड्स हो गए हैं जिसको हम बोलते हैं समरूप वस्तु। और डिफरेंशियल गुड्स की अगर हम बात करें तो वस्तु विभेद भी आपका पास पाए जा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं कि सीमेंट और अगर हम स्टील का एग्जांपल लें तो ये होमोजीनियस गुड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट। और अगर हम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट कार होती हैं, जैसे आपके पास i10 हो गई, i20 हो गई, और उसके बाद आपके पास कोई और टाटा की जो गाड़ियाँ हो गई हैं वो हैं। तो इसी प्रकार से आपकी अलग अलग गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन भी इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी कि जो जब भी आपके जो गुड्स के प्राइस हैं वो अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो पॉलिसी है उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि जब भी कोई भी गुड्स जो बढ़ाई जाती है तो उसका कीमत का जो निर्धारण होगा वो फर्में एक दूसरे फर्म को देखकर ही लेती हैं कि जो आपके पास ए फर्म है और जो बी फर्म है, अगर आपके ए या बी फर्म को अगर अपना कीमत का निर्धारण करना है तो वो ये देख के करती है कि जो एक दूसरे की कीमत की जो नीति है या प्राइस पॉलिसी जो है वो किस प्रकार की है। तो इन दोनों को देखकर ही डिसीज़न लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी कि यहाँ पे जो फर्मों का जो साइज़ है उसमें एक रूपता नहीं पाई जाती, तो एक रूपता की यहाँ पे कमी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो यहाँ पर अगर मारुति का एग्जांपल लिया है कि जो मारुति कंपनी है वो एक प्रकार से क्या है बड़ी कंपनी के रूप में काम करती है। कि अगर मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया में अगर 100 गाड़ियाँ एक साल के अंदर बनाई जाती हैं तो 100 में से 86 जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी क्या होती हैं, मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसकी गाड़ियाँ आपकी होती हैं। और जो बाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो छोटी छोटी आपकी इंडस्ट्री होती हैं, जैसे आपके हुंडई हो गई, उसके बाद रेनॉल्ट हो गई। तो ये छोटी छोटी कंपनियां आपके पास होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ पर जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए विज्ञापन जो है वो बड़ी संख्या में किए जाते हैं। तो विज्ञापन का जो खर्चा है वो भी इनके अंदर आता है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली की इसके अंदर जो कुछ मोनोपोली के जो तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं, एकाधिकार के कुछ तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे
आपका इसके अंदर आ गया ब्रांड। अगर कोई भी जो कंपनी है जैसे मारुति है, तो मारुति जो कंपनी है उसका अपना एक ब्रांड नेम होता है और उसी ब्रांड नेम की उसके पास रॉयल्टी होती है। कोई भी और जो कंपनी है वो नाम है, का जो नाम है, जो उसका नेम है, उसको यूज़ नहीं कर सकती। तो इसके अंदर है, अगर कोई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपने पेटेंट ले रखा है तो उसका भी कोई भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रेजिडिटी, कि इसके अंदर है ना एक जो चीज़ आप याद रखेंगे कि जो आपके पास प्राइस स्थिरता इसके अंदर पाई जाती है। प्राइस आपके पास स्थिरता होती है, प्राइस को ना तो इंक्रीज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा और ना ही प्राइस को डिक्रीज़ किया जाता है। इसके अंदर जो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो यहाँ पर डिमांड कर्व होता है वो आपका किंक डिमांड कर्व होता है, कि वो आपका पहले इस तरीके से और ऐसे आपका डिमांड कर्व होता है। तो ये आपके पास क्या है, डिमांड कर्व है। तो ये बीच में से क्या है, टूटा हुआ होता है। तो इसके हम अगर जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो वहाँ पे हम इसकी स्टडी करेंगे कि आपका जो प्राइस रिजिडिटी होती है वो इसके अंदर क्यों एग्जिस्ट करती है, उसके कारण क्या है। तो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ अभी के लिए इतना ही याद रखें कि यहाँ पे जो कीमत स्थिरता है वो पाई जाती है। उसके बाद कीन कंपटीशन की यहाँ पे जो दो फर्में हैं उसमें अधिक प्रतियोगिता पाई जाती है। कीन को बोलते हैं अधिक प्रतियोगिता या तीव्र प्रतियोगिता, हम इसको बोलते हैं तीव्र प्रतियोगिता। तो ये क्या होती है कि यहाँ पे जितने भी आपके पास डिसीजन होते हैं वो इमीडिएटली लिए जाते हैं एक फर्म का दूसरी फर्म को देख के, कि अगर मान लेते हैं आपका जैसे जियो है और एयरटेल था, ये दोनों कंपनियों का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर जैसे जियो ने अगर अपने प्राइस जो है किसी भी प्लान के अगर वो कम किए हैं तो फटाफट जो एयरटेल है उसको भी अपने जो प्राइस है उसको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एयरटेल के जो कस्टमर है वो एयरटेल को छोड़कर जियो की तरफ जाने का डर होता है। इसी प्रकार से जो आपकी जियो है वो भी जो है इस प्रकार से रिएक्ट करती है कि उनके अंदर बहुत तीव्र प्रतियोगिता पाई जाती है। उसके बाद अनसर्टेनिटी, कि जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि कोई भी जो फर्म है वो किस प्रकार से अपना जो प्राइस है उसको डिसाइड करेगी। और तो इन सारी चीज़ों की इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मूवमेंट, कि नॉन प्रॉफिट जो मूवमेंट है उस तो ऐसी एग्जिस्टेंस इसके अंदर पाई जाती है कि कोई भी जो फर्म है वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज़ करना चाहती है, सिक्योरिटी जो है उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहती है और प्रॉफिट को कम भी करके वो कोई भी रिस्क जो है उसको बियर नहीं करना चाहती। तो ऐसी कंडीशन भी आती है। उसके बाद सम बैरियर्स टू एंट्री, के जो आपके फर्में हैं उसका जब वो एंट्री करती हैं तो उसके अंदर क्या है, कुछ बैरियर्स जो हैं, कुछ रुकावटें आती हैं उसके प्रवेश करने पे, कि जो मार्केट के अंदर पहले जो फर्म है वो जब काम करती है तो उसकी जो एक तो कॉस्ट पहले ही कम आ रही होती है। जो न्यू फर्म आएंगी, न्यू फर्म जो आती हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो एक ये भी उसके साथ प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो पेटेंट राइट्स की आती है, कि कुछ कानूनी राइट्स होते हैं तो वो भी अड़चनें आती हैं। उसके बाद जो आपका पास जो बड़ी फर्में होती हैं, जो इनपुट होते हैं, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल हो गया या आपके पास लेबर कैपिटल हो गए, तो इनके ऊपर जो बड़ी फर्में हैं, जो लार्ज फर्में होती हैं, उनका अधिकार ज़्यादा होता है तो वो उनके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो जो नई फर्में हैं वो एक तरीके से उनकी एंट्री जो है करने में दिक्कतें होती हैं। उसके बाद अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो मैंने आपको 4 मार्केट जो है वो बताई है। तो इन चारों मार्केट की आप स्टडी करेंगे तो एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जितनी भी ये विशेषताएँ ली हैं, चाहे वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन की हो, चाहे मोनोपोली की हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या हम ओलिगोपोली की बात करें, तो ये सारी आपको कहाँ मिलेंगी। मैंने ये क्या करा है कि आपकी जो सेकंड सेमेस्टर यानी कि आपके जो बुक का सेकंड पार्ट है, सेकंड सेम वाला, उसमें ये सारी मार्केट जो है अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। तो उन चैप्टर्स में आप क्या करें, उन चैप्टर का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसके अंदर ये अजम्पशंस आपको सारी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जितनी भी आपके पास मान्यताएं और विशेषताएं दी हुई हैं तो आप वहाँ से इन चीज़ों की जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपकी यूनिट इतनी ही है। जो इसके बीच में डिफरेंस है वो डिफरेंस आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।